नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज बात होगी दो पड़ोसी देशों की। पहली, नेपाल। वो नेपाल जो अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है और भारत अपने छोटे भाई की तरह नेपाल की हर जरूरतों का ख्याल रखता है। लेकिन गाहे बगाहे नेपाल वो एक तरीके से एहसान फरामोशी जो होती है ना, वो दिखाने से चूकता नहीं है। और खासकर पिछले कुछ 10-15 सालों में कैसे नेपाल ने चाइना के साथ मिलकर भारत के व्यापार को अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का एक मास्टर प्लान तैयार किया। लेकिन जब भारत को इसकी भनक लगी और जब एक्शन हुआ तो भैया चाइना तो साइड से निकल लिया, लेकिन अब नेपाल चीख रहा है। कैसे किया, क्या था मास्टर प्लान, उसके बारे में तो बात होगी ही। और साथ ही कैसे भारत ने, अब तक वल्नरेबिलिटी भारत का चिकन नेक था, लेकिन अब बांग्लादेश के चिकन नेक के ऊपर भी भारत ने अपनी उंगली रख दी है और अब बांग्लादेश से म्यांमार तक तड़प रहे हैं लोग। क्या किया है भारत ने, उस पर चर्चा होगी। पहले बात नेपाल की। देखिए, एक कहावत है, अगर आपको कोई उंगली पकड़ के चलना सिखाए तो उसकी गर्दन नहीं पकड़नी चाहिए। वही कुछ करने का प्रयास किया नेपाल ने। अक्सर इस तरह के जो छोटे देश होते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि दो बड़ी जो सुपर पावर्स हैं उनके बीच में होता है ना, बिल्ली की लड़ाई में बंदर फायदा उठाने का प्रयास करता है, कुछ वैसा करने का प्रयास करते हैं। एक देश को दूसरे देश का डर दिखाते हैं कि भैया मैं उसके खेमे में चला जाऊंगा, वरना फला $1 बिलियन दे दीजिए, फला प्रोजेक्ट दे दीजिए। जब वो एक से ले लेता है फिर दूसरे से कहता है कि भैया उसने वो प्रोजेक्ट दिया है, उसका हमारे यहां वर्चस्व हो जाएगा, तो ऐसा करो तुम इस चीज के लिए पैसा दे दो। और अक्सर इस तरह के जो छोटे देश हैं वो ये सब करते हैं। उसी तरीके से नेपाल ने भी खेल करने का प्रयास किया। उसने भारत के खिलाफ चाइना को अपनी अर्थव्यवस्था में इन्वॉल्व किया। दरअसल जो सार्क कंट्रीज हैं उनके साथ भारत का एक तरीके से एक एग्रीमेंट है जिसे कहते हैं साफ्टा, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं जो सार्क के अधीन आती हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, उन सब के साथ एक एग्रीमेंट है कि उन देशों में, नेपाल है, बांग्लादेश है, आपका श्रीलंका है, भूटान है, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, कि आपके यहां अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो आपके यहां बन रहा है और अगर उस प्रोडक्ट को बनाने में आपके यहां 30 से 40% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आपके यहां हो रही है, हो सकता है कि 50% हो रही हो, तो भी हम उसे अपने देश में टैक्स फ्री करेंगे, क्योंकि भारत ये चाहता है कि उसके जितने भी एडजेसेंट कंट्रीज हैं, जो आसपास के देश हैं, वो भी समृद्ध रहें, उनकी अर्थव्यवस्था भी फले फूले और भारत के साथ इंटीग्रेट हो, ताकि भविष्य में वो भारत के स्कोप से बहुत ज्यादा बाहर जाने का प्रयास ना करें। लेकिन नेपाल ने इसका फायदा उठाने का प्रयास किया और भारत की दो इंडस्ट्रीज, स्टील और एडिबल ऑयल, इन दोनों को एक तरीके से चूना लगाने का प्रयास किया और इसमें साथ मिला चाइना का। सिर्फ चाइना का नहीं, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, सबको इस खेल में उतार दिया भारत के खिलाफ। पहली बात करेंगे स्टील इंडस्ट्री की। किस तरीके से नेपाल ने जो स्टील इंडस्ट्री है भारत की, उसको एक बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। अब साफ्ता ये कहता है कि भैया हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट है कि आपके यहां कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो 30-40% आपके यहां बन रहा है तो भारत टैक्स नहीं लगाएगा। तो नेपाल क्या करता था कि चाइना, पहले स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे, चाइना से बहुत सारा स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने यहां मंगा लेता था, वह आसानी से डंप हो जाता था। उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत कुछ नुक्ताचीनी की, कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया, पॉलिश वॉलिश की, कुछ थोड़े फाइन एजेस किए और अपना उसमें मेड इन नेपाल बनाकर भारत के मार्केट के अंदर उसको डंप करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जैसे ही वो डंपिंग बढ़ती चली गई, उसके बाद भारत के जो व्यापारी हैं उन्हें ये समझ आया कि भाई नेपाल के पास तो इतनी बड़ी फैसिलिटीज ही नहीं है जो इतना सारा स्टील बनाकर डंप कर सके। मान लीजिए वहां 2, 4, 5, 10 फैक्ट्रियां हैं और वो सामान भेज रहे हैं कि जो 100 फैक्ट्री, 50 फैक्ट्री, 1000 फैक्ट्री के लगभग जो प्रोडक्शन होना चाहिए उतना वो बनाकर वो भारत में डंप कर रहे हैं। और भारत में जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं उनको वो सस्ते प्रोडक्ट की वजह से बड़ा नुकसान होना शुरू कर दिया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक से नेपाल को ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मिल गई कि भैया वो दबा के प्रोडक्ट भेजे ही जा रहा है। तब भारत सरकार ने इसके ऊपर नजर रखनी शुरू करी और तब समझ आया कि किस तरीके से जो चाइना है वो अपना सामान वाया नेपाल डंप कर रहा है। भारत में डायरेक्ट तो नहीं बेच सकता, क्योंकि गालवान के बाद और बहुत सारे अपने जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए और बहुत सारी चीजें करके अलग अलग देशों के हिसाब से भारत ने जो अपना पूरा नेटवर्क सेट किया, उसमें चाइना को शायद वाया नेपाल आना सस्ता पड़ रहा था, क्योंकि हम उन पर टैक्स नहीं लगा रहे थे। चाइना डायरेक्ट बेचता तो
टैक्स लगता, लेकिन साफ्टा की वजह से नेपाल पे लगेगा नहीं। तो पहले वहां प्रोडक्ट भेजो, वहां से थोड़ा बहुत रंगरोगन करो और भारत भेजना शुरू कर दो। जब भारत सरकार को यह पता चला तो दिसंबर 2025 में 3 साल के लिए भारत ने उस नेपाल के ऊपर यह सुरक्षा शुल्क लगा दिया स्टील इंडस्ट्री में। पहले साल जो लगभग 12% होगा, अगले साल 11.5% होगा और उससे अगले साल 11% होगा। अब वाया नेपाल आने वाला सारा का सारा प्रोडक्ट अब कॉम्पिटिटिव हो गया है मार्केट के अंदर। अब नेपाल में चाइना के लिए वो लेवरेज नहीं रहा, वो मतलब फायदा नहीं रहा कि वहां से वो अपना सामान भेजे तो कोई फायदा होगा। अब तो डायरेक्ट भेजेगा तो भी वही हो रेट पड़ रहा है जो वाया नेपाल पड़ रहा है। तो भारत के व्यापार को अरबों खरबों रुपए का जो नुकसान पहुंचाने का पूरा ये प्लान था, उस पर बड़ा एक्शन हुआ। अब हुआ ऐसे कि जब ये शुल्क लगा, सुरक्षा शुल्क, उससे पहले के जो 11 महीने हैं उसमें लगभग 16 बिलियन का व्यापार भारत और नेपाल के बीच में स्टील इंडस्ट्री में हुआ। यानी नेपाल ने लगभग $16 बिलियन का सामान 16 बिलियन का सामान भारत भेजा। लेकिन जैसे ही इस शुल्क लगा, लगभग 80% के आसपास ट्रेड एक झटके में नीचे बैठ गया और वो आकर कहीं 4-4.5 बिलियन के आसपास हो गया। अचानक से ऐसा क्या हुआ? भैया भारत ने थोड़ा महंगा किया तो सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई। जो अचानक से नेपाल किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था, आप ये सोचिए कि ऐसी प्रोग्रेस तो चाइना में भी नहीं हुई होगी कि इतना सारा सामान भेज दिया इतनी छोटी सी लैंडलॉक एक कंट्री ने। वो शायद चाइना भी इस तरह का, चाइना भी सीखती होगी ना मार्किन जी ने जाके, अरे भाई तुमने किया क्या, हमें भी समझाओ। अरे वो तो वाया चाइना ही रहा था। तो वो एक झटके में 80% व्यापार हवा में गायब हो गया। उसके बाद भारत ने एक और किया, जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसका जो सर्टिफिकेशन है और रीसर्टिफिकेशन है उसे और मुश्किल कर दिया कि भैया आप जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सामान आता है आपका, उसके सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको ज्यादा मानकों पे खरा उतरना पड़ेगा। अब भैया चाइनीज माल है, कितने मानकों पे खरा उतरेगा वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब पूरी की पूरी जो स्टील इंडस्ट्री एक खड़ी हो गई थी साल 2 साल के अंदर, वो झटके में महीने 2 महीने के अंदर गिर गई। तो यह दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में चाइना घुसने के लिए लालायित है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर ड्रिवन, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, चाइना नहीं है। भैया वो तो कहते हैं कि भारत के लगभग ही समकक्षी आबादी है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। वो कंजम्पशन ड्रिवन क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि असल में उतनी आबादी चाइना के अंदर है ही नहीं, और भारत में जो आबादी है शायद थोड़ी बहुत ज्यादा ही होगी, कम तो होगी नहीं। तो वो सारा का सारा अपना सस्ता माल भारत में डंप करना चाहता है, क्योंकि वहां ऑलरेडी ओवर प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री के माध्यम से भारत की स्टील इंडस्ट्री को हैम्पर करने का प्रयास किया, जिसमें मोहरा बना नेपाल। उसके बाद एक और इंडस्ट्री को चुना गया जो भारत की जो एक और महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है उसको तबाह करने के लिए, वो है एडिबल ऑयल। जो आप खाना खाते हैं ना, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, जितने भी ये सब आजकल फास्ट फूड बनता है वो सब पाम ऑयल में बनता है। और भारत वैसे ही नेट इंपोर्टर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां से बहुत हद तक पाम ऑयल खरीदता है, अलग अलग देशों से सब तेल खरीदता है। तो उसमें भी खेल करना शुरू कर दिया। और वो कैसे हुआ? दरअसल जो नेपाल है खुद तो कुछ उगाता नहीं है, तो वो एक कच्चा तेल पहले भारत का जो हल्दिया पोर्ट है वहां पे उतरता है, और वहां से बाय रोड वो नेपाल जाता है, और नेपाल में उसके बाद वो प्रोसेस होता है। जो भी उसमें प्रोसेसिंग का जो भी कुछ होता है, वहां क्रूड उतरता है, मतलब एक तरीके से कच्चा तेल उतरता है, उसके बाद वहां प्रोसेस होता है, बिकने लायक होता है, और उसको उसके बाद भारत में डंप किया जाता है, इसी आधार पर कि भारत उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा, वापस से साफ्टा की तरह। तो वापस से उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। और आप ये देखिए कि 2024-25 में, 2024-25 के आसपास, यानी एक साल में, और उसके बाद जो दूसरा साल है उसमें लगभग 72% का जंप आया। यानी जितना तेल पहले बेचा उसका लगभग 72% एक्स्ट्रा, यानी 100 लीटर बेचा तो अगले साल 172 लीटर तेल भारत में बेचा। अचानक से 72% का जंप हो गया। और इसमें खेल किया इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, मलेशिया के व्यापारियों ने। वहां की डायरेक्ट सरकार इन्वॉल्व नहीं हुई। उन व्यापारियों के माध्यम से वो सामान उतरता था हल्दिया पे, वो जाता था नेपाल के अंदर, और वहां पे प्रोसेसिंग होती थी, और ये दिखाया जाता था कि भैया ये सब तो हमने नेपाल में उगाया है।
ये पाम ऑयल हमने पाम ऑयल के लिए पेड़ लगाए हैं, सनफ्लावर ऑयल के लिए हमने यहाँ खेती की है, उससे जो एक्सट्रैक्ट हुआ है हम वो बेच रहे हैं। तो भैया इतनी बड़ी खेती, तो इतना बड़ा एक्सपेंशन तो कोई देश कर नहीं सकता कि आपने ऑलमोस्ट डबल जैसी स्थिति कर दी है, कम से कम 3/4 तो बढ़ा ही दिया है पिछली बार से प्रोडक्शन। तो ये अचानक से कैसे हो गया? तो यहां पर भी माथा भारत सरकार का और यहां के व्यापारियों का ठनका। जो एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट जो नेपाल का था पहले 126 बिलियन का था, ठीक, और ठीक अगले साल वो बढ़कर हो जाता है 217 बिलियन। टोटल एक्सपोर्ट जितना नेपाल एक्सपोर्ट करता है 126 से सीधा पहुंच जाता है 217, ऑलमोस्ट डबल जैसी स्थिति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो स्टील इंडस्ट्री है और इसमें जो ये एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री है, जो 90 बिलियन की थी, अकेली एडिबल ऑयल की 90 बिलियन डॉलर की थी, उसका इस्तेमाल किया गया भारत में सस्ता स्टील जो चाइनीज मेड है और सस्ता ऑयल जो इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, मलेशिया इस तरह के देशों से आ रहा था, उसे भारत में डंप करने के लिए। तो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था उसे एक लॉन्चिंग पैड की तरह नेपाल में, और वहां के जो व्यापारी हैं, सरकार है, सब कुछ है, वो कमीशन लेती होगी कि भैया यहां पैकेजिंग करो, मान लीजिए 20-25% का टैक्स लगना है, हमें 5% दे देना, फिर भी तुम्हें सस्ता पड़ रहा है ना बेचने के लिए। और वो सारा का सारा सामान वहां से रूट होके भारत आ रहा था, और भारत की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी उनको परेशान कर रहा था। अभी 2 पकड़ी गई हैं, हो सकता है और बहुत सारी इंडस्ट्री हो जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश, नेपाल या इस तरह के जो देश हैं उनके माध्यम से किया जा रहा हो। और खासकर बालिन शाह के आने के बाद तो भैया स्थितियां और विकट हो रही हैं। बालिन शाह तो भाई अब जमीन लिपुलेख भी मांग रहा है, इस तरह के काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। चाइना, अमेरिका, भारत तीनों तरफ से वो खेलने का प्रयास कर रहा है। उसके अलावा जो सोयाबीन ऑयल है उसकी एक तरीके से भारत को नेपाल से एक्सपोर्ट 90 गुना बढ़ गया। 90 साहब, इतना सोयाबीन उगा दिया तुमने। सनफ्लावर ऑयल 62 टाइम्स, 62 गुना। कोई एक्सपोर्ट एक साल में 90 गुना और 62 गुना हो सकता है क्या? पूरे नेपाल में ही सोयाबीन उगा दिया था, पूरे नेपाल में ही सनफ्लावर उगा दिया था, कितना सारा आपने भेज दिया, 90 गुना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घालमेल, कुछ ना कुछ गड़बड़ पीछे से चाइना के थ्रू नेपाल को किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं उसमें कटमनी उसे दिया जा रहा था। एक तरीके से एक सिंडिकेट क्रिएट किया गया। भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि भैया एक्सपोर्ट जब होता है, पहले हम कहते थे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, कि ये तेल कहां से ओरिजिन हुआ उसका सर्टिफिकेट चाहिए। वो आसानी से नेपाल दे देता था। अब नेपाल से प्रूफ मांगा गया, सर्टिफिकेट जो मांगा गया वो है प्रूफ ऑफ ओरिजिन का। ये साबित करो कि ये तुम्हारे यहां से निकला है। कहां से साबित करें साहब? कौन सा खेत दिखाएं? यहां सनफ्लावर उगा था, 90 गुना उगा था। सोयाबीन उगा था, इतने गुना उगा था। कि 90 बिलियन का वो कौन सी सैटेलाइट इमेजरी दिखाए, कौन से लैंड रिकॉर्ड दिखाए, कौन से ऐसे किसान लाकर दिखाए कि भैया वो इतना सोयाबीन, पाम ऑयल और ये सारे के सारे जितने भी तरह के ऑयल हैं सब उगा रहे हैं। अब तो उसे बताना भारी हो गया। वहां ऑलरेडी उसके साथ परेशानी आनी शुरू हो गई। भारत ने अपने लोकल हितों को सुरक्षित करने के लिए एक और काम किया। भारत ने जो टैक्स लगता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, उसको 20% से घटाकर 10% के आसपास कर दिया। जो टोटल टैक्स था पहले 28% लगता था, वो 17% लगने लगा। यानी कि भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी सस्ती कर दी। तो अब उन व्यापारियों को, पहले तो वो ये कहते थे भैया हम लाएं, रिफाइन करें, ये करें, वो करें, सारे झंझट करें, इससे तो नेपाल से मंगा ले, सस्ता पड़ेगा। लेकिन अब किन्हीं और देशों से लाकर खुद रिफाइन करके खुद बेचने में वो नेपाल वाला ही रेट पड़ रहा है, तो नेपाल से क्यों मंगाएं? फ्रेट कॉस्ट बढ़ती है, बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं, रेगुलेशंस बढ़ते हैं, बहुत सारे कंप्लाइंस इश्यू हो जाते हैं, माल खराब हो गया, बहुत कुछ हो सकता है। आप जो ट्रस्टेड वेंडर्स हैं उनसे लेना पसंद करते हैं, कोई एक थर्ड नया वेंडर को ट्राई करना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर जो चीज खाई जाती हो। तो व्यापारियों ने कहा भाई हम नेपाल से क्यों लें, हम अपने आप लेंगे। अब जब ये एक्शन होने शुरू हुए, अभी 2 इंडस्ट्री पकड़ी गई है, नेपाल चीखने लगा है, चाइना भाग गई है, वो कह रही है तुम अपना देखो, हमें तो जितना चूसना था, जितना निचोड़ना था, जो करना था कर लिया, अब किसी नए तरीके से भारत में एंट्री का प्रयास करेंगे, किसी नए देश से, नए सेक्टर में, नए अलग अलग माध्यमों से करने का प्रयास करेंगे। अब यूज एंड थ्रो है, टिश्यू पेपर से ऊपर कुछ है नहीं नेपाल, और नेपाल के पास कोई लेवरेज नहीं है कि वो चाइना के लिए कुछ कह दे, अच्छा ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, वो भी नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर नेपाल ने प्रयास किया
कि भैया बीच में सुमड़ी में गुमड़ी में थोड़ा सा कुछ कर लेंगे, लेकिन भारत ने पकड़ा, एक वज्रपात हुआ। अब नेपाल वो हाई एंड ड्राई खड़ा है सड़क पे बीचों बीच, और चाइना अपनी गाड़ी लेके भाग गया है, और अब भारत से हाथ जोड़ रहा है। सिर्फ भारत से नहीं जोड़ रहा है, स्थिति ये हो गई है बालिन शाह की अपने देश के अंदर ही कि वहां की जनता ये कह रही है कि साहब अपने काले चश्मे उतारो, पुरानी सरकार के जैसे ही हो तुम। इसके ऊपर वीडियो किया था मैंने बाकायदा कि किस तरीके से नेपाल में अनरेस्ट हो रहा है। वहां की ही जनता बालिन शाह को पसंद नहीं कर रही है कि भैया जैसे पिछले गए थे वैसे ही अब आ गए, बस ये थोड़े ज्यादा पॉलिश्ड है, बढ़िया शेविंग वेविंग करके रहते हैं, चश्मा वश्मा लगाते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन काम वही है। तो और बीच बीच में ऐसे झटके भारत दे रहा है, तो वहां पर भी अब नेपाल को सतर्क होने की जरूरत है कि साहब ट्रायल एंड टेस्टेड जो फ्रेंड हो, जो कल्चरली आपके साथ जुड़ते हो, जहां की पब्लिक की संवेदनाएं जिस देश के साथ हो, उसके साथ रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। खैर, ये कहानी थी एक पड़ोसी की। अब कहानी दूसरे पड़ोसी की, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या कहता है, अरे साहब हमें कुछ करोगे ना, भारत का एक चिकन स्नैक है, चिकन स्नैक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पहली बात तो इस पे भी मैंने एक वीडियो की थी कि किस तरीके से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर का बताया जाता था ना, कि 22 किलोमीटर चौड़ा है, जब उसकी सैटेलाइट इमेजरी हुई, जब वहां पे फोर्सेस को उतारा गया, सही से जंगल साफ किए गए, टेरेन को डोमिनेट किया गया, तो पता लगा वो असली में 22 किलोमीटर नहीं था, वो 44 किलोमीटर है। उसमें ऑलरेडी 42 किलोमीटर रिक्लेम कर लिया गया, 2 किलोमीटर और है। यानी भारत उसे फोर्टिफाई करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए हर कदम उठा रहा है। वहां पे बीएसएफ हो, आर्मी हो, आईटीबीपी हो, लोकल फोर्सेस हो, हर कोई वहां उतारा जा रहा है। S-400 की स्क्वाड्रन वहां उतारी जा रही है, वहां पे अंडरग्राउंड टनल्स बनाई जा रही है, रेलवे नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं, वहां पे गैरिसन्स बनाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब जो बांग्लादेश का चिकन नेक है, अपना तो मजबूत कर लिया हमने, फेंसिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है देर हुआ, लेकिन अब वो स्थिति है कि भारत को अब वहां कोई खतरा नहीं है, ऊपर से चाइना आए या नीचे से बांग्लादेश आए। लेकिन बांग्लादेश के भी तो 2 चिकन स्नैक हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है। पहले जो ऊपर वाला चिकन नेक है, उसके आसपास भारत ने 3 मिलिट्री बेसिस बनाए, किशनगंज बिहार के अंदर, चोपड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर, और धुबरी के अंदर जो असम के अंदर है। तो यानी कि तीनों तरफ से जो ऊपर का चिकन नेक है, रंगपुर कॉरिडोर वाला, वो भारत ने सुरक्षित कर लिया। ये एक तरीके से डिफेंसिव फॉर्मेशन थी कि भैया अपने वाला पहले मजबूत करो, बाकी का बाद में देखेंगे, और वो मजबूत कर लिया। अब आती है ऑफेंसिव की बारी। जो नीचे आपको गोला दिखाई दे रहा है, जो चिटेगोंग हिल ट्रैक का जो चिकन नेक है इनका, जहां से म्यांमार का सारी इंसर्जेंसी होती है, जहां से रोहिंग्या घुसते हैं, और इसी चिकन नेक के माध्यम से बांग्लादेश में जाते हैं, और बांग्लादेश से फिर भारत में आते हैं अलग अलग रूट से। भारत ने ठीक इसके ऊपर मिजोरम में एक चौथा बेस स्थापित कर लिया है, और यह है ऑफेंसिव। यानी कि अब आपका जो चिकन नेक है, जो आपकी गर्दन है ना, ये यहां पे अब हमने अंगूठा रखा है। ऐसा नहीं है कि भारत वहां बेस बनाएगा और अचानक से एकदम हमला बोल देगा और आर पार निकल जाएगा। वो त्रिपुरा वाले हैं ना, वहां के जो राज परिवार से हैं, वो कहते हैं कि भैया त्रिपुरा के बीचेस सबसे मशहूर हो सकते हैं अगर ये चिकन नेक हमारे अंदर आ जाए। और ऊपर से आप ये करते हैं तो एक मैसेजिंग है पड़ोसी के लिए कि भैया आप जो ये कहते हैं ना, अरे चाइना आएगा, लाल मुनीर हाट में बेस बनाएगा भारत के चिकन नेक के पास, तो भैया चिकन नेक तो आपका भी है, वल्नरेबिलिटी वहां पर भी है, ऑफेंसिव हम भी हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में बीएसएफ की 85 आउटपोस्ट है, भारत जिसको उसको भी फोर्टिफाई कर रहा है। उसमें बाकायदा बंकर्स बनाए जा रहे हैं, अंडरग्राउंड एम्यूनिशन की फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं, आर्टिलरी लगाई जा रही है, फायरिंग रेंजेस है, ब्लास्ट शेल्टर्स हैं, मतलब एक तरीके से पूरा जबरदस्त, कुछ भी हो हम तैयार हैं। और जो ये 4th बेस बनाया जा रहा है, कह रहे हैं कि इसमें शायद 17th जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है वो वहां पर स्थापित होगी, और यहां से इसके मल्टीपल यूजेस हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ जो बांग्लादेश का चिकन नेक्स है उसको ही हम सिक्योर कर रहे हैं, जो चाइना वाला ब्लफ बार बार चलता है बांग्लादेश, या जो अमेरिका वाला है, उस पर भी भारत यहां से नजर रख सकता है। जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको भी यहां से सिक्योर किया जा सकता है, क्योंकि आप एक बड़े पैरामीटर को यहां से सिक्योर करते हैं। जो ड्रग का कारोबार होता है इस पूरे कॉरिडोर से, उस पर आप नजर रख सकते हैं। आप एक्शन लेंगे, कब लेंगे, अपने हिसाब से लेंगे, जब आपको सही मुफीद लगेगा आप एक्शन भी लेंगे। और बहुत सारी चीजें नहीं भी बताई जाएंगी, कुछ बताई जाएंगी, ज्यादातर नहीं बताई जाएंगी, तो यहां से सब कुछ किया जा सकता है। तो चाइना है, यूएस है, ड्रग्स है, साथ ही जो ये रोहिंग्या आते हैं इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। और
बांग्लादेश जितना चिल्लाएगा, भारत यहां पर उतना प्रेशर बढ़ाएगा, तो बांग्लादेश को अगली बार चिल्लाने से पहले सोचना पड़ेगा। वहां के जितने भी एलिमेंट हैं, ये जमात वाले अभी चुनाव जीते हैं, ज्यादातर भारत की बॉर्डर के आसपास के ही जीते हैं। उनकी जो वोट आई है वो जितनी भी, ठीक है, वो खालिदा जिया का बेटा बना है प्रधानमंत्री, लेकिन जमात वालों की ज्यादातर सीट वो हैं जो भारत का जो बॉर्डर है पश्चिम बंगाल में, उसके आसपास। तो वो ये कह रहे थे कि भैया हमारे पास तो 5 लाख 6 लाख फिदाइन है, हम तो कभी भी भारत में एंटर कर जाएंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बना देंगे। साहब पता लगा तुम इधर से गए, पीछे से कोई और घुस गया। ये मैसेजिंग है पड़ोसी को कि कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। पजामे का जितना साइज है ना, उसी में रहो, ज्यादा पैर फैलाओगे तो कपड़ा फट जाएगा। मैं इसे और एक अच्छी भाषा में बता रहा हूं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए यहां पर जो आपने बनाया है बेस, चाइना, म्यांमार, ड्रग, रोहिंग्या, अमेरिका, हर एक के ऊपर आप नजर रख सकते हैं और आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसको आप एज एपिसेंटर बनाकर और फैसिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। थर्ड कोर की बात चल रही है, वो भी आ सकती है यहां पर। तो कुल मिलाकर भारत अपने नॉर्थ ईस्ट को हर हालत में जबरदस्त तरीके से सिक्योर कर रहा है। अपना चिकन नेक सिक्योर किया, अब अगले वाले को उसकी वल्नरेबिलिटी को दर्शाने का, बताने का, समझाने का समय है और भारत वो बखूबी कर रहा है। इसलिए भैया हो सकता है कि पहले राउंड में, फर्स्ट हाफ में आपने शायद 1-2 गोल मार लिए हों, लेकिन ध्यान रखिएगा फाइनल मैच भारत ही जीतना है। क्योंकि जो डोमिनेंट पावर होती है भैया, चाइना के आसपास की डोमिनेंट पावर चाइना ही है, वो ही डोमिनेंट रहेगी अपने बैकयार्ड में। भारत इंडियन ओशन में भारत ही रहेगा हमेशा। आप पैसिफिक में जाओगे यूएस रहेगा, एटलांटिक में जाओगे कोई यूरोपियन पावर रहेगी, आर्कटिक में जाओगे रशियन रहेंगे। तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब चाइना क्यों फड़फड़ा रहा है, अरे वो साउथ चाइना सी में भारत कैसे आ सकता है, तुम आ सकते हो तो हम क्यों नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि भारत वहां एक पोस्चरिंग कर सकता है, कुछ हद तक मदद कर सकता है, लेकिन फिलहाल चाइना ही वहां डोमिनेंट पावर है। ऐसे ही इंडियन ओशन में भारत ही डोमिनेंट पावर है। कितनी भी कोशिश कीजिए, भारत ही टिकेगा, भारत ही चलेगा इस रीजन में। बाकी जो भी डेवलपमेंट आएगी पड़ोसी देशों से, वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।